नमस्कार छात्रों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं एक नए टॉपिक पर। और उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि पिछले वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा पेपर शुरू किया जाए। तो अधिकांश छात्रों ने या मैं सेकेंड सेमेस्टर के अधिकांश छात्रों ने ये बताया कि हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र भारतीय साहित्य का स्वरूप बता दिया जाए सर। तो आज मैं आप सभी को आपका जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसकी चर्चा आपसे करूंगा कि चतुर्थ प्रश्न पत्र में क्या क्या आपको पढ़ना है और कौन कौन से विचारक और कौन कौन सी रचनाएं उनकी आपके पाठ्यक्रम में आने वाली हैं, उस पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो चौथा जो प्रश्न है छात्रों, चौथे प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय साहित्य। क्या नाम है? भारतीय साहित्य। चौथे पेपर का नाम भारतीय साहित्य नाम है। भारतीय साहित्य का स्वरूप आपके चौथे पेपर का नाम है। अब इसमें भारतीय से तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि पूरे समूचे अखंड भारत से, और साहित्य का अर्थ आप जानते ही हैं, ज्ञानराज के संचित कोश का नाम साहित्य है, अर्थात भारत के ज्ञान राशि के संचित कोश के स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय साहित्य के कितने रूप हैं। उदाहरण के रूप में एक तरफ तो कृषि साहित्य है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक साहित्य है, तीसरी तरफ इंजीनियरिंग साहित्य है, चौथी तरफ कंप्यूटर साहित्य है। इस तरह से साहित्य का क्षेत्र तो अत्यंत ही विस्तृत है, किंतु भारतीय साहित्य का स्वरूप किस ओर मोड़ लेता है, इसका अध्ययन हम आपके इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए आपको मैं ये बता दूं कि आपके इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में क्या क्या बातें हैं जिन्हें आपको विशेष रूप से पढ़ना है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया आपका पाठ्यक्रम है वो क्या क्या है। तो पहली बात आपको पढ़नी है भारतीय साहित्य की अवधारणा। भारतीय साहित्य की अवधारणा, स्वरूप और विशेषता। अब देखिए छात्रों, इसके अंतर्गत मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं कि भारतीय साहित्य की अवधारणा कब से पनपनी शुरू हुई है, अर्थात भारतीय साहित्य का प्रारंभिक युग क्या है, भारतीय साहित्य के प्रारंभिक युग में किन किन साहित्यिक कृतियों का प्रणयन हुआ है। उदाहरण के रूप में मैं थोड़ा अति संक्षिप्त आपको बताऊं तो भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, फिर सामवेद। इस तरह से वेदों की संख्या है। वेद के बाद उपनिषद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर इसके बाद तमिल साहित्य में भी कंब रामायण, कृतिवास रामायण जैसे श्रेष्ठ काव्यों का प्रणयन हुआ है। तो उनकी भारतीय साहित्य की अवधारणा जब से शुरू हुई है, भारत में साहित्य लेखन जब से शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक की कृतियों का हम मूल्यांकन करेंगे। फिर इसके बाद भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा करेंगे। पहले तो धारणा कैसे पनपी कि कौन सा साहित्य भारतीय है और कौन सा साहित्य भारतीय नहीं है, इसके संदर्भ में बातें करेंगे। फिर उसके बाद उसके स्वरूप पर, अर्थात भारतीय साहित्य का स्वरूप दुखांतक है, सुखांतक है, गवेषणात्मक है, भावात्मक है, विचारात्मक है, कि अर्थात किस शैली को लेकर भारतीय साहित्य का स्वरूप निर्मित हुआ है, या व्याकरणिक अंगों को लेकर भारतीय साहित्य के स्वरूप का निर्माण हुआ है, या भाव पक्ष को लेकर भारतीय साहित्य के स्वरूप का निर्माण हुआ है, या कला पक्ष के को लेकर भारतीय साहित्य के स्वरूप का निर्माण हुआ है, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और फिर इसके बाद भारतीय साहित्य की विशेषताओं को मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भारतीय साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कहाँ से। अब भारत तो एक विशाल देश है जहाँ विविध तरह की भाषा
और संस्कृतियां विद्यमान हैं। अब उन भाषाओं में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, किंतु यदि हम हिंदी के अंतर्गत ही देखें तो हिंदी के अंतर्गत ही कई सशक्त बोलियां हैं जिनका व्याकरणिक रूप है। उदाहरण के रूप में जैसे अवधी हो गई हिंदी की एक बोली जिसका साहित्य भी उपलब्ध है और इसके बोलने वालों की संख्या भी अधिक है। भोजपुरी हो गई, ब्रज हो गई, हरियाणवी हो गई, ये सभी बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती हैं, किंतु इन बोलियों का साहित्यिक रूप उपलब्ध है। तो भारतीय साहित्य की जो विविधता है कि हिंदी में ही कई ऐसी बोलियां हैं जिन्होंने भाषा का रूप ले लिया है। अब दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, या पूर्वोत्तर भारत की असमिया, उड़िया इत्यादि जो भाषाएं हैं, और इसके बाद दक्षिण पूर्व में बंगाली इत्यादि जो भाषाएं हैं इनका अध्ययन, फिर इसके बाद मराठी, गुजराती इत्यादि जो भाषाएं हैं इनका अध्ययन कैसे किया जाए। पंजाबी भी एक भाषा है, सिंधी है, कश्मीरी है। इस तरह से भारतीय साहित्य की विविधता में क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं, उनकी चर्चा मैं आपको इस बिंदु के अंतर्गत करने वाला हूं। फिर इसके बाद भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याओं की चर्चा मैं आपसे करूंगा। भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएं। तो देखिए छात्रों, अगला बिंदु आपका ये है कि भारतीय साहित्य के अध्ययन की क्या क्या समस्या है। उदाहरण के रूप में जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में बताया कि केवल हिंदी की ही कई बोलियां हैं। इसमें इतनी भिन्नता है कि अगर ब्रज भाषा भाषी अवधी भाषा भाषी से बात करना चाहे तो बहुत सारे शब्दों को वह नहीं समझ पाता है। तो उसका अध्ययन कैसे किया जाए। अब मान लीजिए ये तो रही हिंदी की बात। अब हिंदी से इतर जो भाषाएं हैं जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, इसके अलावा उड़िया, असमिया, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती और सिंधी, ब्राचड़, खस, कश्मीरी, इन सभी भाषाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। तो उसका अध्ययन हम कैसे करें, इन समस्याओं की चर्चा मैं आपसे करूंगा कि क्या क्या वे समस्याएं हैं जो भारतीय साहित्य के अध्ययन में बाधा पहुंचाती हैं। पहली समस्या तो भाषाई समस्या हो गई, सांस्कृतिक समस्या हो गई। अलग अलग भाषाएं जितनी भारत में प्रचलित हैं सबके लिए अलग अलग लिपियां हैं, तो उन लिपियों को भी पढ़ना तो आना चाहिए, तभी तो उनका अध्ययन हो सकता है। ये भी एक समस्या है, इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करने वाला हूँ। फिर इसके बाद अगली बात जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि उपन्यास। भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि उपन्यास। अब इन उपन्यासों में जो सबसे चर्चित उपन्यास रहे हैं भारतीय साहित्य में, जो विदेशों में भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं, उन उपन्यासों का अध्ययन भी आपके पाठ्यक्रम में अपेक्षित किया गया है। वो कौन कौन से 3 उपन्यास हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। वो हैं गोरा, पहला उपन्यास है गोरा, रविंद्रनाथ ठाकुर का उपन्यास है। फिर इसके बाद दूसरा जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में वह है संस्कार, जिसके लेखक U.R. अनंतमूर्ति हैं। फिर इसके बाद अगला जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है वो है आग का दरिया, जिसके लेखक आग का
दरिया, जिसके लेखक कुर्तुल एन हैदर हैं। इन तीनों उपन्यासों की मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, चाहे गोरा रविंद्रनाथ ठाकुर का उपन्यास हो, चाहे संस्कार UR अनंत मूर्ति का उपन्यास हो, चाहे आग का दरिया कुर्तुल एन हैदर का उपन्यास हो। इन तीनों के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। आपके इस पाठ्यक्रम में यह 3 उपन्यास अपेक्षित किया गया है। फिर इसके बाद आपको प्रतिनिधि नाटक भी पढ़ना है, अर्थात चौथा बिंदु जो आपके पाठ्यक्रम का है वह है प्रतिनिधि नाटक। क्या है प्रतिनिधि? कौन सा नाटक है आपका? घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल, जिसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। ठीक है, विजय तेंदुलकर। तो देखिए छात्रों, इस तरह से आपको 3 उपन्यास पढ़ने हैं भारतीय साहित्य के स्वरूप नामक प्रश्न पत्र में। आपको 3 उपन्यासों का अध्ययन करना है, गोरा, संस्कार और आग का दरिया। इस तरह से 3 उपन्यासों का अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में अपेक्षित है। और नाटकों में घासीराम कोतवाल नाम का नाटक है, जिसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं, उसका आपको अध्ययन करना है। फिर इसके बाद भारतीय साहित्य। अब भारतीय साहित्य की चेतना क्या है? चेतना के आयाम। अब देखिए, सन 1947 तक तो हमारा देश गुलाम था, तो उतनी अच्छी तरह से हम अपने साहित्य की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते थे। हम अपने देश को अपना देश कहने में भी संकोच करते थे। इसका कारण क्या था कि हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ और जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो भारतीय साहित्य में चेतना के कौन कौन से कारण थे जिन्होंने कि पूरे भारतीय साहित्य को एकीकृत करने का प्रयास किया और भारतीय साहित्य के अध्ययन को आवश्यक बनाया। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों इन उपन्यासों को पढ़ाया जा रहा है या घासीराम कोतवाल नाम के नाटक को पढ़ाया जा रहा है? इसका उद्देश्य केवल ये है कि आप पूरे भारत को समझें और पूरे भारत को जानें। फिर भारतीय साहित्य के चेतना के आयामों को हमें पढ़ना है कि भारतीय साहित्य में चेतना लाने वाले कौन कौन से वो मार्ग थे जिसके कारण भारतीय साहित्य के अध्ययन की चेतना जगी और भारतीय साहित्य का अध्ययन शुरू हुआ। अब इसके बाद राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद जिसे आप कहते हैं, राष्ट्रीयता, धार्मिक चेतना, और फिर इसके बाद आपको अध्ययन करना है लोकतांत्रिक चेतना, मूल्यबोध, लोकतांत्रिक चेतना, मूल्यबोध, और इसके अलावा परंपरा बोध और आधुनिकता का भी आपको अध्ययन करना है। परंपरा बोध और आधुनिकता। का अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में अपेक्षित है। तो देखिए छात्रों, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और आपकी परीक्षाएं संभवतः 15 जुलाई के बाद होंगी, जहां तक संभव है, तो
ये कोशिश की जाएगी कि ये जो पाठ्यक्रम है आपका वो समाप्त किया जाए, और पाठ्यक्रम पूरी तरह से भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम तीव्र गति से पढ़ाएंगे। जैसे आप कक्षाओं में आते थे, पहला आपको पढ़ाया जाता था और लिखवाया भी जाता था, तो यहाँ केवल आपको पढ़ाना ही है। जब आप क्लास में आते थे तो लगभग 40 मिनट तक की क्लास होती थी, और यहाँ आपको 1 घंटे की क्लास लगभग मिलती है, और उसमें आप इन बिंदुओं का अध्ययन कर पाते हैं। तो देखिए, भारतीय साहित्य के स्वरूप में किन किन बातों का अध्ययन आपको करना है। पहला तो भारतीय साहित्य की अवधारणा क्या है, और भारतीय साहित्य की में किन किन बिंदुओं ने ये इस अवधारणा को जन्म दिया कि पूरे भारतीय साहित्य का अध्ययन किया जाए। फिर उसके बाद भारतीय साहित्य के स्वरूप पर, भारतीय साहित्य का स्वरूप दुखांतक है, सुखांतक है, गवेषणात्मक है, भावात्मक है, या किस तरह का है, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। और फिर इसके बाद आपको अपने चौथे प्रश्न पत्र में भारतीय साहित्य के स्वरूप में भारतीय साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, विविधताएं कैसी हैं, संस्कृतियां साहित्य की कैसी हैं, लेखकों के विचार किस तरह के हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन मैं आपको कराऊंगा। फिर इसके बाद अगला बिंदु आपके चौथे प्रश्न पत्र में होगा भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्या। अर्थात भारतीय साहित्य में आप जानते हैं कि भारत में भाषाएं ही बहुत अधिक हैं, तो पहली समस्या भारतीय साहित्य के अध्ययन की भाषाई समस्या है। दूसरी समस्या लिपि को लेकर है कि लिपि की अनेकता, अर्थात हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उस लिपि में गुजराती नहीं लिखी जाती, मराठी नहीं लिखी जाती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्राविड़, खस, सिंधी, पंजाबी, डोंगरी, कोंकणी, ये जो भाषाएं हैं इनकी अलग अलग लिपियां हैं। यदि एक व्यक्ति अध्ययन करना चाहे पूरे भारतीय साहित्य का, तो वह पूरा अपना जीवन लगाएगा, तब जाकर वह भारत की मुख्य 22 भाषाओं का अध्ययन कर सकेगा। देखिए छात्रों, फिर इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याओं का। फिर उसके बाद हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि उपन्यासों का। गोरा, जो रविंद्रनाथ ठाकुर का उपन्यास है, जो कि बहुत चर्चित उपन्यास है। और फिर उसके बाद संस्कार, किस तरह से संस्कार दक्षिण भारत के साहित्य में है, उसका मैं आपको उसको पढ़ाने वाला हूँ। फिर इसके बाद आग का दरिया, जो कुर्तुअल एंड हैदर का उपन्यास है, उसकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। फिर इसके बाद प्रतिनिधि नाटक में एक ही जो महत्वपूर्ण नाटक विजय तेंदुलकर का है, जिसका नाम है घासीराम कोतवाल। इसमें एक कोतवाल की क्रियाविधि का विस्तार से अध्ययन करके उसे मूर्त रूप प्रदान किया है विजय तेंदुलकर ने, जिसे आपके पाठ्यक्रम में अपेक्षित किया गया है। और इसके बाद भारतीय साहित्य की चेतना के आयाम, भारतीय साहित्य की राष्ट्रीयता, भारत की धार्मिक चेतना, अर्थात धर्म में कैसे चेतनता आई, भारत की लोकतांत्रिक चेतना और मूल्यबोध, और इसके अलावा परंपरा बोध और आधुनिकता की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। तो चलिए हम आपके इस चतुर्थ प्रश्न पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं और इस बिंदु को लेते हैं भारतीय साहित्य की अवधारणा को। इस अवधारणा को अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। भारतीय साहित्य की अवधारणा आज मैं आपसे इस बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं। तो ये बिंदु किस तरह का है? सबसे पहले तो भारतीय क्या है? भारतीय से तात्पर्य उस नाम से है जिस नाम में एक देश है जिसका नाम भारत है। उस भारत की चर्चा की जाती है। एक देश है जिसका नाम आप जानते हैं कि भारत है, और उस भारत के समूचे साहित्य की चर्चा की जाती है। तो देखिए छात्रों, यदि इसे बनाने में कहीं त्रुटि या गलती हो गई होगी
तो क्षमा चाहूँगा आपसे, लेकिन लगभग इसी तरह का नक्शा हमारे देश का है। और इस देश में जो व्यक्ति रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है कि वह भारतीय है। इसे अंग्रेजी लोग इंडिया कहते हैं, जो अंग्रेज हैं, और जो अर्बन कंट्रीज हैं, जो अर्बन देश हैं, अरब वाले देश, इस देश को हिंदुस्तान नाम से भी जानते हैं। तो चाहे हिंदुस्तानी साहित्य कहा जाए, चाहे इंडियन लिटरेचर कहा जाए, चाहे भारतीय साहित्य कहा जाए, तो वो सभी बातें इसी के अंतर्गत आती हैं। चाहे भारतीय कहा जाए, चाहे इंडियन कहा जाए, चाहे हिंदुस्तानी कहा जाए, इस देश में जो रहने वाला व्यक्ति है वह क्या है? भारतीय है। अब जब भारतीय है तो भारतीय, भारत के साहित्य, अब भारतीय का अर्थ तो आपने समझ लिया। साहित्य क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, कोश का नाम साहित्य है। अब इसकी अवधारणा अर्थात इसके विषय में अव यानी आवागत, धारणा का अर्थ है विचार, अर्थात समूचे भारत के ज्ञान राशि के संचित कोश में आने वाले या आवागत विचारों की कल्पना को ही भारतीय साहित्य की अवधारणा कहा जाता है। भारतीय साहित्य की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ, यह आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जब हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के उपरांत ही हमारे देश में साहित्यिक अवधारणाएं भी पनपी और साहित्य नए नए रूपों में परिवर्तित होने लगा। एक तरफ रूस जैसा विशाल देश था, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसा विशाल देश था, तीसरी तरफ चीन जैसा विशाल देश था। अर्थात कई देश थे जो अपने अपने समूचे देश के लिए एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक संस्कार का निर्माण कर रहे थे। तो उस प्राविधि से हमारा भी देश अछूता नहीं था। भारतीय साहित्य की वास्तविक अवधारणा सन 1952 में पनपी, जब हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। उससे पहले 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1952 में हमारा संविधान बना और 50 में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और संसद भवन में उसे 26 जनवरी 1950 को पास किया गया। किंतु वास्तविक चेतना, भारतीय साहित्य की वास्तविक अवधारणा 1952 में पनपी, जब समूचे भारत के लिए एक तरह की भाषा और संस्कृति का प्रावधान किया जाने लगा। और पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाने से पहले वह ऐसी व्यवस्था थी जो सीधे सीधे केंद्रीय सत्ता द्वारा सीधे सीधे गांवों में पहुंचाई जाती थी। अर्थात जो नियम था वह जो दिल्ली में था वही नियम हमारे हदिया में भी था, हमारे गांव में भी था। वही नियम दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में भी था, वही नियम कन्याकुमारी में भी था, वही नियम मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, गुजरात में, हर जगह इस तरह की परिस्थिति थी कि समूचा भारत एकत्व रूप में था। तो वहाँ से भारतीय साहित्य के अध्ययन की अवधारणा जन्म लेना शुरू हुई कि वहाँ से सभी लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और आपस में संपर्क होने से एक दूसरे के प्रति जानने की जिज्ञासा सब में जगने लगी। और यह जो जिज्ञासा थी, इसी जिज्ञासा ने भारतीय साहित्य के अध्ययन की अवधारणा को जन्म दिया। और भारतीय साहित्य से तात्पर्य केवल एक स्थान या एक देश के साहित्य या एक सभ्यता के साहित्य से नहीं है, या एक भाषा के साहित्य से नहीं है कि हिंदी भाषा हो गई तो हिंदी भाषा के साहित्य का हमने अध्ययन कर लिया तो वह समूचे भारत की भाषा हो गई। नहीं, भारतीय साहित्य से तात्पर्य है कि हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी, संस्कृत, बंगाली,
उड़िया, असमिया, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मैथिली आदि आदि जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में जो निर्मित साहित्य है, उस साहित्य के अध्ययन करने की प्रवृत्ति को भारतीय साहित्य कहा जाता है। अर्थात इन भाषाओं का जो साहित्य उपलब्ध है या इन भाषाओं में ज्ञान राशि का जो भी संचित कोश उपलब्ध है, उसे हम भारतीय साहित्य के नाम से जानते हैं। यह किसी एक भाषा का साहित्य नहीं है, यह किसी एक संस्कृति का साहित्य नहीं है, यह किसी मानवीय सभ्यता का ऐतिहासिक साहित्य नहीं है। यह पूरे भारत की समस्त भाषाओं का अध्ययन प्रस्तुत करने वाला साहित्य है और इस साहित्य ने भारत के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह जब भारतीय साहित्य की अवधारणा की बात की जाती है तो उसका अर्थ भारत की समस्त भाषाओं से लगाया जाता है। इस बात से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यदि भारतीय साहित्य की बात होगी तो वह केवल हिंदी विशेष की नहीं कि हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम एमए से हिंदी कर रहे हैं तो हमारा काम ये है कि हम केवल हिंदी के साहित्य का अध्ययन कर लिए तो हम पूरे भारत के साहित्य का अध्ययन कर चुके। नहीं, जब तक कि आप भारत की समस्त भाषाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप समूचे भारतीय साहित्य तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया है। नहीं, आप यह कहेंगे कि हमने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है, गुजराती का किया है, मराठी का किया है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने इतनी भाषाओं का अध्ययन किया है, हमने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया है। ठीक है छात्रों, तो आप ये एक बात ये समझेंगे कि भारतीय साहित्य की जो अवधारणा है उस अवधारणा में किसी एक भाषा को लेकर बात नहीं कही गई है। समूचे भारत की समस्त भाषाओं के लिए भारतीय साहित्य की अवधारणा दी गई है कि भारतीय साहित्य से मतलब ये है कि समूचे भारत का साहित्य। फिर इसके बाद भारतीय साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं अब आपसे उस बात की चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए छात्रों, भारतीय साहित्य के अवधारणा की उत्पत्ति की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ कि भारतीय साहित्य के अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए छात्रों, 1952 में जब हमारा देश पूरी तरह से प्रजातांत्रिक हो चुका था तो उस समय भारत के सामने भारतीय साहित्य के अध्ययन का प्रश्न था कि भारत के समूचे भारत में कौन से ऐसा साहित्य पढ़ाया जाए जिससे कि समस्त भाषा भारत की गरिमा का भान लोगों को हो सके। तो एक बात ये देखी गई कि भारत की आदि भाषा कौन है। भारत की आदि भाषा अर्थात सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो आदि भाषा भारत की संस्कृत है। किंतु अब पूरे भारत में यह भारतवासियों के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि आदि भाषा संस्कृत तो है किंतु भारत में दो तरह की आदि भाषाएं थी, एक संस्कृत थी और एक द्रविड़ थी। एक भारोपी परिवार था और एक द्रविड़ परिवार, दो परिवारों की भाषा थी। किंतु अब ये कैसे एकीकृत होगा, तो भाषा वैज्ञानिकों ने
यह अध्ययन किया कि संस्कृत भारत की आदि भाषा है। संस्कृत से उत्पत्ति हुई पाली की, पाली से उत्पत्ति हुई प्राकृत की, प्राकृत से उत्पत्ति हुई अपभ्रंश की, अपभ्रंश से कई अपभ्रंश भारत में विकसित हुए, जिसमें से महाराष्ट्री, पैसाची, पैसाची और कौरवी, सॉरी कौरवी नहीं, मागधी, सौरसेनी और अर्धमागधी। इस तरह से भारत की आदि भाषा से संस्कृत, भारत की आदि भाषा संस्कृत थी, जिसे वैदिक संस्कृत बोलते हैं। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, बाद में संस्कृत आई। संस्कृत में संस्कृत का एक व्याकरण निश्चित था और इसका आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण था। फिर इसके बाद कालिदास की समस्त रचनाएं, व्यास, भास, बाणभट्ट, दंडी, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन जैसे श्रेष्ठ व्याकरणविदों और काव्य शास्त्रियों ने इस साहित्य को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। बाद में गौतम बुद्ध के उदय के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप संस्कृत का व्याकरणिक स्वरूप खंडित होता गया और भाषा ने एक नया रूप ले लिया, जिसे नाम दिया गया पाली। अब पाली भाषा भी लगभग 500 वर्षों तक रही। फिर इसके बाद पाली भाषा का भी पतन होना शुरू हो गया और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके उदय के बाद प्राकृत भाषा ने पूरे समूचे भारत पर अपना कीर्तिमान स्थापित किया और प्राकृत भाषा को बढ़ावा मिला। लगभग 500 ईस्वी के बाद भारत में भाषाओं की खिचड़ी हो गई, क्योंकि राज दरबारों की आज भी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत शिष्ट थी, संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में प्रचारित थी। पूजा पाठ इत्यादि में संस्कृत का ही महत्व था। राज दरबार में राजा द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा भी संस्कृत हुआ करती थी, जिस कारण से प्राकृत के शब्द और संस्कृत शब्दों के सामंजस्य से एक नई भाषा उदित होने लगी। और दूसरी तरफ ये स्थिति थी कि भारत में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 700 ईस्वी के आसपास से मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल प्रयास भारत में किया, किंतु वह बहुत दिनों तक नहीं टिका और लगभग विदेशी आक्रांता लगातार भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगातार आने लगे और वे सफल हुए 400 वर्षों बाद। किंतु वे राजा जब युद्ध करने के उद्देश्य से, वे विदेशी राजा युद्ध करने के उद्देश्य से जब भारत में आते थे, तो एक बात वे पाते थे भारत में कि यहाँ से हार पा जाते थे और पाकर वो चले जाते थे, किंतु उनके साथ जो सेठ आते थे, जो व्यापारी आते थे, जो धनिक आते थे, भारत की सांस्कृतिक चेतना को देखकर यहाँ रुक जाते थे। तो जो विदेशी आक्रांताओं की भाषा थी फारसी, अधिकांशतः फारस और यूनान से ही भारत में आक्रमण हुआ है, अर्थात ईरान, इराक, अफगानिस्तान और यूनान से भारत में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। तो इन देशों के शासकों की भाषा अधिकांशतः फारसी बाहुल्य ही थी। तो फारसी बाहुल्य होने के कारण ये संस्कृत अच्छे से नहीं बोल पाते थे और न तो प्राकृत बोल पाते थे। तो एक तरफ तो फारसी भाषा, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा थी, तो भाषा बिगड़ने लगी। तो इस कारण से उस भाषा को अपभ्रंश भाषा या अपभ्रष्ट भाषा कहा गया। और अपभ्रष्ट भाषा के 5 रूप प्रचलित हुए। जहाँ पर वे यवन आक्रमणकारी सफल हो गए, वहाँ भाषा
खिचड़ी हो गई, अर्थात उसमें उर्दू फारसी के शब्दों का बाहुल्य हो गया, तो वह अपभ्रंश भाषा 5 रूपों में विकसित हुई। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, सौरसेनी और अर्ध मागधी। आगे चलकर जब अकबर के शासन के समय, आप जानते होंगे मुगलों का सर्वश्रेष्ठ जो शासक था वह अकबर था, तो अकबर के शासन के समय अब पूरा भारत शांत हो चुका था, युद्धों की स्थिति लगभग थी, समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद भाषा की ओर विचारकों का ध्यान गया और भाषा को लेकर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा के श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। तो दूसरी तरफ मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी के ही महाकाव्य पद्मावत की रचना की। फिर इसके बाद ब्रज भाषा में सुरसागर, प्रेम सागर इत्यादि महान ग्रंथ रचे गए। बिहारी की सतसई भी ब्रज में ही रची गई। फिर इसके बाद लगभग अंग्रेजों के आगमन के समय हिंदी भाषा, अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी में कर दी, तो भारतीय भाषा में जो अधिकांशतः सौरसेनी या अर्धमागधी और मागधी भाषाओं का प्रचलन था उसमें भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। वर्तमान समय में यदि हम हिंदी को ही लें तो हिंदी प्लस उसमें आधा अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं, उसे इंग्लिश आप कह सकते हैं। इस तरह की भाषा ने जन्म ले लिया है। ये तो रहा भाषा का। आदि भाषा संस्कृत है और संस्कृत से भाषाओं का विकास और किस तरह से भाषाओं ने अपना विकास किया और विकास करने के बाद वो धीरे धीरे चलकर आगे हिंदी के रूप में। अब महाराष्ट्री जो अपभ्रंश थी वो मराठी भाषा के नाम से चर्चित हुई, पैशाची पंजाबी के नाम से चर्चित हुई, मागधी जो आप देखते हैं कि ब्रज भाषा, भोजपुरी, ये सब बिहारी हिंदी, ये सब मागधी के अंतर्गत आने लगी। सौरसेनी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली इत्यादि भाषाएं आने लगी और अर्ध मागधी के अंतर्गत अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषाओं का विकास हुआ। ये तो रहा उत्तर भारत की स्थिति का हाल कि इन्हीं अपभ्रंशों से हिंदी की विविध बोलियों या भारत की विविध बोलियों का विकास हुआ। किंतु क्या आप देख रहे हैं कि कहीं आपको मागधी से बंगला भाषा का भी उदय हुआ है? तो वो चीज़ की, अर्थात भारत की लगभग कई भाषाओं का। अब भारत में दूसरा परिवार था द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार को संस्कृत ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और द्रविड़ भाषा में सबसे अधिक संस्कृत शब्दावलियां हैं। संस्कृत शब्दावली है, ठीक। फिर इसके बाद द्रविड़ भाषाओं में 4 भाषाएं ही हुई और दक्षिण भारत में 4 भाषाएं क्यों सबसे ज़्यादा विद्यमान रही और इनका रूप क्यों नहीं परिवर्तित हुआ? उसका कारण ये था कि जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में आए वो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध से लेकर उत्तर भारत तक ही चर्चित हो पाए। दक्षिण भारत के राजाओं ने अपने अंदर विदेशी राजाओं को नहीं हावी होने दिया और विदेशी आक्रांता वहाँ शासन नहीं कर पाए। इस कारण से भाषागत त्रुटि उनमें नहीं हुई और भाषा बहुत ज़्यादा बदली भी नहीं, भाषा परिवर्तनशील नहीं हुई। दक्षिण भारत की भाषा, दक्षिण भारत में 4 तरह की भाषा बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इस तरह से 4 भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में संस्कृत की शब्दावली की अधिकता है। संस्कृत शब्दावली की अधिकता के कारण इसे संस्कृत भाषा ही प्रारंभिक समयों में माना जाता था कि ये संस्कृत भाषा के भेद के रूप में चर्चित हुई है। किंतु आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में जब विशेष अध्ययन, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत हुआ तो यह चीज़ देखने को मिली कि तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो,
इनमें संस्कृत की व्याकरणिक योजना नहीं पाई जाती। इन चारों भाषाओं में तमिल व्याकरण उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तमिल का व्याकरण है, शब्दावली संस्कृत की प्रधानता है। तो भारतीय साहित्य की अवधारणा की उत्पत्ति इसी कारण से हुई कि पूरे भारत को एकजुट कैसे रखा जा सके, जिससे पूरा भारत, क्योंकि देखिए यदि भाषाई एकता नहीं होगी तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर एक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, किसी देश के एक कोने में रहने वाला व्यक्ति किसी अपने ही देश के दूसरे कोने के लोगों से परिचित न हो तो वह देश टूट जाता है, बिखर जाता है। जैसा हम देखते हैं कि रूस कितने देशों का समूह था, 50 देशों का समूह था, लेकिन वो भी विखंडित हो सकता है। तो भारत में भी वही स्थिति पनपती थी। प्रारंभिक समयों में 1952 से लेकर 2000 ईस्वी तक लगातार यह स्थिति पनप रही थी कि द्रविड़ लोग ये मांग करते थे कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए, किंतु ये हमारे भाषा वैज्ञानिकों की और भारतीय साहित्य के अध्ययन करने वालों की ही एकजुटता थी कि उन्होंने भाषा के आधार पर, साहित्य के आधार पर सबको एकजुट किया। और वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं पैदा होती जिससे भारत की अखंडता को चोट पहुँचे। तो भारतीय साहित्य के अवधारणा की उत्पत्ति समूची भारत की आदि भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा से ही धीरे धीरे सबका उद्भव और विकास हुआ है, और विकास होने के उपरांत वे अलग अलग रूपों में वे भाषाएं विकसित होती चली गई हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय साहित्य के अवधारणा का अर्थ। फिर इसके बाद छात्रों भारतीय साहित्य की अवधारणा का अर्थ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अर्थ क्या है, इससे क्या फायदा है। अर्थ का अर्थ यह है कि फायदा क्या है। अर्थ यानी पैसा। एक अर्थ होता है भावार्थ, किसी भी बात को समझना, और दूसरे अर्थ का मतलब ये होता है कि धन, रुपया, पैसा इत्यादि की। इससे लाभ क्या है। दूसरे अर्थ का अर्थ ये हुआ कि लाभ इससे क्या है। तो देखिए भारतीय साहित्य की अवधारणा से लाभ क्या होगा। तो 3-4 बिंदु हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। 4 बिंदु हैं भारतीय साहित्य की अवधारणा के अर्थ के, कि अर्थात लाभ क्या क्या हैं। पहला, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय साहित्य की अवधारणा का अर्थ क्या है, विस्तार से समझाइए, तो इसका उत्तर आप किस तरह से देंगे। इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत, 4-5 बिंदुओं के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये लिखना है कि भारतीय साहित्य की अवधारणा के निम्नलिखित अर्थ हैं। पहला, साहित्यिक सामंजस्य। देखिए छात्रों, पहला फायदा यह है कि साहित्यिक सामंजस्य स्थापित होता है। पूरा भारत एक ही साहित्य को पढ़कर समूचे भारतीय साहित्य को समझ सकता है। अगर जैसे हिंदी है तो हिंदी में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि दक्षिण भारत की जो भी रचनाएं लिखी जा रही हैं उनका अनुवाद तुरंत ही हिंदी में उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे भारत का व्यक्ति, अध्ययनशील व्यक्ति यदि अगर हिंदी साहित्य का भी अध्ययन करे तो वह पूरे भारत की भाषाओं का अध्ययन कर ले। साहित्यिक सामंजस्य से ये होगा कि अब जैसे उदाहरण के रूप में भारत में जब प्रगतिवाद पैदा हुआ तो प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में भी था, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में। कहीं अकाल पड़ता है या वर्तमान समय में कोरोना महामारी है तो समूचे भारत का साहित्यकार एक ही कोरोना महामारी को लेकर ही अपनी राय प्रकट कर पा रहा है। तो वो भी समझने का अवसर हमें इससे प्राप्त होता है
कि साहित्यिक सामंजस्य अर्थात साहित्यिक एकजुटता स्थापित हो पाती है, जिससे यदि पूरे भारत का व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होता है तो वह कभी भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता है। साहित्यिक सामंजस्य स्थापित हो जाने से प्रत्येक भारत के प्रत्येक कोने का व्यक्ति अपने आप को उस व्यक्ति से जोड़ा हुआ पाता है और आपसी वैमनस्य को से दूर रहता है। अगली क्या विशेषता है? वह है सांस्कृतिक एकता। देखिए छात्रों, भारतीय साहित्य के अध्ययन से सांस्कृतिक एकजुटता और एकता भी बनी रहती है। जैसे प्राचीन काल में हमारे ऋषियों मनुष्यों ने संस्कृत में ही मंदिरों की पूजा, इसके अलावा विवाह, तिलकोत्सव, भजन, कीर्तन, ईश्वर को स्मरण करने की शक्ति इत्यादि माध्यमों के लिए देववाणी संस्कृत को बताया। तो चाहे उत्तर भारत का व्यक्ति हो वह भी उसी तरह की पूजा पद्धति का उपयोग करता है, चाहे वह दक्षिण भारत का व्यक्ति हो वह भी उसी तरह की पूजा पद्धति का उपयोग करता है और संस्कृत भाषा का अध्ययन करता है, संस्कृत भाषा का उपयोग वह करता है, जिससे सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति पूजन इत्यादि करने लगता है तो वह कुर्ता धोती जैसे एक तरह के पोशाक को पहनता है। तो सांस्कृतिक एकजुटता भी भारत में लाने का कार्य भारतीय साहित्य के एकजुट अवधारणा ने इस बात को जन्म दिया। सामाजिक एकरूपता, अगली हेडिंग है सामाजिक एकरूपता। भारतीय समस्त साहित्यों के अध्ययन से एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सामाजिक एकरूपता लाने के लिए किस तरह के नियम बनाए जाएं जिससे कि समाज एकत्व हो जाए, एक रूप हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में भारत में यदि किसी ने कोई भी पाप किया है या कोई भी एक्सीडेंट किया है तो उसे कितने वर्ष की सजा होनी चाहिए, कितने वर्ष की जेल होनी चाहिए वह, और दूसरी बात एक दूसरे के साथ कैसे सामाजिक जुड़ाव होता है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर विभिन्न तरह की जातियाँ, विभिन्न तरह के संप्रदाय और विभिन्न तरह के धर्मों का निवास स्थली यह देश रहा है, जिस कारण से कि जब पूरे भारतीय साहित्य को एक रूपता दे दी जाएगी तो भारत में सामाजिक एकरूपता का निर्माण होगा और सामाजिक बराबरी का निर्माण होगा। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव जैसी बातें समाप्त होती जाएंगी। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे सामाजिक एकता कैसे आएगी जब इस तरह के उदाहरण साहित्य में उपलब्ध होंगे कि भारत की आदिकालीन व्यवस्था में यदि एकता नहीं थी तो शूद्र द्वारा बनाई गई पत्तल पर, जिसे लोग अछूत कहते हैं, उसी पत्तल पर जो पंडित होता था, जो पुजारी होता था, उसी पत्तल पर गौर, गणेश, नवग्रह इत्यादि स्थापित करता था और उनकी पूजा किया करता था। ये सामाजिक एकजुटता से युक्त साहित्य होगा। यहाँ देखिए वर्तमान समय में जातिगत बहुत ज़्यादा वैमनस्य हो चुका है लोगों में, तो साहित्य का कार्य क्या है कि समूचे भारत के साहित्य में से निकाले गए मूल बिंदुओं को आम जन के सामने ऐसे उपस्थित करे कि आम जनता उसे चमत्कृत हो उठे और सामाजिक एकरूपता की ओर बढ़ने लगे। फिर इसके बाद भाषाई जुड़ाव। अब अगली बात ये होती है, भारतीय अवधारणा का अगला अर्थ यह है कि भाषाई जुड़ाव एक दूसरे से होता है। एक भाषा बोलने वाला दूसरी भाषा बोलने वाले के प्रति आदर भावना व्यक्त करता है। अगर कोई मान लीजिए तमिल बोल रहा है तो दूसरा तमिल सीखना चाहता है, कोई हिंदी बोल रहा है तो तमिल बोलने वाला उसे सीखना चाहे, न कि हिंदी बोलने वाले को हेय दृष्टि से देखे। तो भारतीय साहित्य की अवधारणा का अर्थ भाषाई जुड़ाव भी है। अब राजनीतिक
एक रूपता आएगी या राष्ट्रभक्ति। अब देखिए छात्रों, अगली विशेषता भारतीय अवधारणा का अगला अर्थ यह है कि राष्ट्रभक्ति एक दूसरे में समान रूप से जागृत होगी और राष्ट्रभक्ति जागृत होने से सच्चे अर्थों में भारतीय साहित्य के अध्ययन की बात सफल हो पाएगी, भारतीय साहित्य की अवधारणा सफल हो पाएगी। यदि राष्ट्रभक्ति नहीं पनपेगी तो लोग एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे और पूरा भारत छिन्न विछिन्न हो जाएगा, जिस कारण से समूचे भारतीय साहित्य को एक रूपता देने के लिए यह भी अत्यंत ही आवश्यक है कि राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास होता है। भारतीय साहित्य के अध्ययन करने से राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास होता है, जिससे समाज, देश और राष्ट्र की लगातार उन्नति होती रहती है। अब देखिए छात्रों, अब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ भारतीय साहित्य की अवधारणा की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिससे भारतीय साहित्य ने आधुनिक साहित्यकार को चमत्कृत कर दिया है, आधुनिक युग के लोगों को नवीन दृष्टिकोण प्रदान कर दिया गया है। वह अवधारणा क्या किन किन विशेषताओं को जन्म देती है। तो भारतीय साहित्य के अध्ययन की, भारतीय साहित्य के अवधारणा की पहली विशेषता यह है कि यह समूचे भारत को एकीकृत करती है, एकीकृत करती है। दूसरी विशेषता यह है भारतीय साहित्य के अवधारणा की कि अर्थात भारतीय साहित्य अर्थात जितनी भी भारत की भाषाएं हैं, सभी भाषाओं के साहित्य का यदि अध्ययन करेगा भारत का प्रत्येक व्यक्ति, तो अगली क्या विशेषता उसके अंदर जागृत होगी, वह यह होगी कि इसके माध्यम से भारतीय व्यक्ति प्रत्येक विषयों पर अपनी क्षमताओं के अनुसार सृजनशील हो सकता है। अब देखिए छात्रों, दूसरी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से प्रत्येक विषयों पर अपनी क्षमताओं के अनुसार जो भारतीय व्यक्ति है वह सृजन अर्थात रचना आसानी से कर सकता है। अगली विशेषता क्या है, वह यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक एक दूसरे के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और भाषा से परिचित होता है। फिर भारतीय साहित्य के अध्ययन से अगला फायदा क्या है, वह यह है एक दूसरे से संप्रेषण करने में आसानी होती है। अब देखिए छात्रों, अगला फायदा क्या है
कि एक दूसरे से प्रत्येक भारत का व्यक्ति आपस में आसानी से बातचीत कर सकता है, संप्रेषण कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी स्थिति नहीं पनपेगी कि वह आपस में बातचीत न कर सके। यदि उसने पूरे भारत के साहित्य का अध्ययन किया है, यदि उसने विभिन्न भारत के भारतीय कहानियों को पढ़ा है, तो वह जहाँ जाएगा उस तरह का रहन सहन, खान पान, चाल चलन इत्यादि करके वहाँ की परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकेगा। अगली विशेषता यह है, प्रत्येक भारतीय अपने को समानांतर मानेगा। एक दूसरे को समानांतर मानता है, ये आप कह सकते हैं कि प्रत्येक भारत का नागरिक एक दूसरे को अपने जैसा ही मानेगा और वह यह समझेगा कि जिस तरह से हम जीते हैं, हम रहते हैं, उसी तरह से भारत का प्रत्येक नागरिक भी रहता है। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति का विकास भारतीय साहित्य के अध्ययन से होगा। तो छात्रों, एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस बिंदु को पढ़ लेते हैं तो ये देखिए, जब से राज्य विश्वविद्यालय बना हुआ है 3 वर्षों से, 3 वर्ष में तीनों बार ये बिंदु पूछा गया कि एक या तो यह 4 नंबर में पूछा जाता है या तो यह 10 नंबर या 20 नंबर वाले प्रश्न में अवश्य इस पर प्रश्न बनता है कि भारतीय साहित्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा करिए। और आपसे ये भी पिछले बार तो यह भी पूछ लिया था 20 नंबर में और 4 नंबर में भारतीय साहित्य के अवधारणा की विशेषता बतलाइए, ये भी पूछ लिया था। तो छात्रों देखिए, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है 5 बिंदुओं को, 5 में से एक बिंदु की चर्चा आज मैंने आपसे कर दी है, तो भारतीय साहित्य की अवधारणा की विशेषता आपसे मैंने कह दिया है, तो आप इसे आशा है कि अच्छे से समझेंगे और इसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद परीक्षा में भी आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने जो अन्य मित्र हों जो आपके यहाँ न भी पढ़ते हों उनको भी आप बता करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।